मोदी जी के नेतृत्व ने जीत दिलाई है, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। कहने को तो सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के यही कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सवाल तो अभी भी पूछा जा रहा है ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राकेश त्रिपाठी जी, 3 राज्यों में आपकी सरकार बन गई और अभी भी सवाल जस का तस, मुख्यमंत्री कौन होगा जनाब? इस सवाल का जवाब तो जनता ने दे दिया है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। मुख्यमंत्री वो होगा जो प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण नीतियों को अक्षरशः बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी बाधा के जनता तक पहुंचाने का काम करे। मुख्यमंत्री वो होगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कुछ कमी छोड़ दी थी क्या? नहीं, कमी तो कोई छोड़ने का मसला ही नहीं है, लेकिन किसका दायित्व ये सौंपा जाएगा, ये पार्टी की आंतरिक चर्चा का विषय है। पार्टी तय करेगी और तय करने के बाद विश्वास मानिए मीडिया को सबसे पहले सूचना दी जाएगी, ताकि मीडिया विश्लेषण कर सके कि उनके किस गुणों के आधार पर, किस योग्यता के आधार पर बनाया गया है। और हम प्रवक्ता भी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ जरूर रहेंगे। लेकिन जो भी बनेगा वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, गरीबों के जीवन को संवारने का काम करेगा, लाडली बहनों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उनको सुरक्षा का एहसास दिलाने का काम करेगा, आयुष्मान कार्ड जो लोगों तक पहुंचे उससे इलाज मुकम्मल मिल सके इसका प्रयास करेगा। जो भी हमारी योजनाएं हैं इनको ही आगे लेकर के जाने वाला होगा। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ते हैं। हम जनादेश को सरमाथे स्वीकार करते हैं। तेलंगाना में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, हमने फिर भी स्वीकार किया कि ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, हमारी नीतियों को लोगों ने सराहा। हाँ, हम विकल्प के तौर पर वहां नहीं बन पाए, लेकिन हम कांग्रेस की तरह नकारात्मक भाव में नहीं है। मैं देख रहा था कि राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास है, वो कह रहे हैं कि विश्वासघात कर दिया जनता ने। उनके एक मंत्री अशोक चंदाना रहे अशोक गहलोत सरकार में, वो कह रहे हैं कि शिक्षित लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, अशिक्षितों ने भाजपा को वोट किया। यही अहंकार है। यहाँ तो सनातन पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं ने सनातन को लेकर भी कुछ कहा है कि वहां से वोट नहीं मिला। खैर, लेकिन बात आज हो रही है नेतृत्व की। रितु जी, यहाँ तो सरकार बन चुकी है, नेता कौन होगा, किसका चेहरा होगा, लड़ाई इस बात की हो सकता है, मंथन आपस में हो रहा हो। जहां सरकार नहीं बनी है वहां भी नेतृत्व किसका होगा, इसे लेकर कश्मकश है। रितु जी, देखिए, सबसे पहले तो राकेश जी की हताशा देखने लायक है। बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। अरे ये तो बहुत हास्यास्पद बात आपने कह दी। और कौन सी पार्टी का होगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कौन सी का होगा? लेकिन इनको कहने में बड़ी शर्म आ रही है कि शिवराज सिंह जी होंगे कि नहीं होंगे। शिवराज सिंह जी का नाम अभी भी नहीं ले रहे, मामा का नाम अभी भी नहीं ले रहे। उधर मामा है कि घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं कि मैं ही हूँ, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ, फिर भी मैं ही हूँगा। और जो है अभी नाम नहीं ले रहे और क्लियर नहीं है कि होगा तो मीडिया को सबसे पहले बताएंगे। तो शिवराज जी कह रहे हैं, रितु जी, शिवराज जी खुद कह रहे हैं कि मैं रेस में नहीं हूँ। अब रेस में कौन कौन है और कौन नहीं है ये तो उनका देखिए नेतृत्व तय करेगा। अशोक गहलोत होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन या सचिन पायलट होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लड़ाई तो अब एलओपी में भी हो रही है। देखिए, ये समीक्षा का समय है, ये जानने का समय है कि चूक कहाँ पे हुई है। उस चूक की उसकी समीक्षा करेंगे। यहाँ पे सारा जो है आकलन होगा कि चुनाव में कहाँ हमसे गलती रह गई। जबकि आप देखेंगी कि तीनों ही राज्यों में जो हमारा परसेंटेज है जो है बहुत ही मामूली परसेंटेज है। इसका मतलब ये है कि हमें वोट जो है, अगर आप वोट प्रतिशत पर जाएंगी तो हमारा वोट जो है भाजपा से ज़्यादा है। हम 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है हमारा है और उनका 4 करोड़ 81 लाख है, तो 10 लाख वोट हमारा ज़्यादा है उनसे। तो इसका मतलब हमारी जो ये तो मैं खुद सुबह से कह रही हूँ, मैं तो खुद कह रही हूँ और कांग्रेस पार्टी को इस मामले में शुभ संकेतों की तरफ भी मिलने जा रही हूँ। मैं आ रही हूँ राकेश जी, लेकिन इससे सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का कहाँ निष्कर्ष निकलता है? वो कह रहे हैं युवाओं को मौका मिलना चाहिए, वो कह रहे हैं कि हम भविष्य की राजनीति करने वाले हैं, यहाँ से सीटें जिताकर लोकसभा की सारी ये हमारा अगला लक्ष्य है। ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, आपके सामने ये दोनों बयान हैं। देखिए, ये चर्चाएं तो भाजपा में भी चल रही हैं। भाजपा भी बोल रहे हैं कि भाई आप जो है स्टेट की लीडरशिप खत्म करिए, हमें जो है बनने दीजिए, क्योंकि स्टेट तो हम ही जिता के ला रहे हैं। अब आपके नाम पर तो वोट पड़ नहीं रहा है, तो लेकिन वहाँ पे भी झगड़ा है। आप ऊपर से जो उतार रहे हैं, वहाँ पर भी झगड़ा है, मतलब आप ये मान रही है ना कि आपके यहाँ झगड़ा है। ठीक है राकेश, एक बात अभी ऋतु जी ने कही कि 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिले हैं। ये वोट ईवीएम से ही मिले हैं ना। इस ईवीएम को लेकर के दिग्विजय सिंह लगातार रोना क्यों रो रहे हैं?
पार्टी के भीतर आम राय क्यों नहीं बनाते कि अगर चुनाव जीतने के बाद हम ईवीएम को लेकर अलग दृष्टिकोण रखेंगे, हारने के बाद अलग दृष्टिकोण रखेंगे? भाई प्रवक्ताओं की राय इतनी बटी हुई क्यों है? आप दिग्विजय सिंह के बयान पर स्पष्ट कर दीजिए, क्या स्पष्टीकरण है कांग्रेस का? आपको अपने ऊपर यकीन है, विश्वास है, तो आपको ईवीएम से क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिग्विजय सिंह को दिक्कत हो रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इनको अपने ऊपर यकीन है और इनका वोट सच्चा है तो उससे बैलेट पेपर से भी आएगा वो तो इनको क्या मतलब आपको आपत्ति है ना? आपको भी आपत्ति है ना? ईवीएम नहीं हो नहीं, आपको भी आपत्ति है ना? स्वीकार करिए ना सार्वजनिक तौर पर, डर डर के क्यों स्वीकार करते? स्वीकार करिए कि ईवीएम पर हमारा वो है। आपको ईवीएम से इतना प्रेम क्या भाई, ये बताइए। आपको क्या लगी बात करने? रितु जी देखिए, प्लॉट आप खुद लूज कर जाएंगी। ईवीएम को लेकर तो चैलेंज करना नहीं चाहिए पहली बात तो कांग्रेस पार्टी या किसी भी दल को, क्योंकि यही ईवीएम आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली और पंजाब जिताती है, यही ईवीएम तेलंगाना कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जिताती है, और यही ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में सुनिए ना, ये तो दिग्विजय सिंह जी की हताशा बोल रही है। हताशा कोई नहीं है, और ईवीएम में चिप लगी, कैसे बातें आप कर रहे हैं? इसमें तो बहुत जो है गठबंधनों ने, बहुत पार्टीज ने पहले भी सवाल उठाया है, और अगर ईवीएम का मामला है तो अच्छा ठीक है रितु जी, मैं फिर मूल सवाल पर आती हूँ, नहीं भटकते हैं ना, हम नहीं जाते ईवीएम पर, मैं फिर मूल सवाल पर आती हूँ।